गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में चुनावों के संचालन की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारत में चुनाव प्रक्रिया। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र का आधार जो होते हैं वो चुनाव होते हैं। विश्व के अनेक देशों में चुनाव जो है लोकतंत्र तरीके से किए जाते हैं और सभी लोकतांत्रिक जो देश हों चुनाव करवाते हैं, किंतु चुनाव प्रक्रिया और चुनाव पद्धति सभी देशों में एक समान नहीं होती। सभी देश के अपने चुनाव करवाने के अलग अलग तरीके हैं। चुनाव प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय उस चुनाव पद्धति से होता है जिसके तहत चुनाव कई क्रमिक चरणों में से गुजरकर संपन्न होते हैं। चुनाव प्रक्रिया भी परिवर्तनशील होती है क्योंकि इसमें परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की जो चरण हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो किन किन चरणों से होकर चलती है। सबसे फर्स्ट है इसमें हमारा मतदाता सूची तैयार करवाना। भारत में चुनाव प्रक्रिया का आरंभ मतदाता सूचियों की तैयारी से होता है। आम चुनाव की घोषणा से काफ़ी समय पहले ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूची तैयार करके इन्हें प्रकाशित करा दिया जाता है जिससे कि मतदान अपने नामों की जांच कर सके। यदि किसी कारण किसी मतदाता का नाम रह जाता है तो वह प्रार्थना पत्र देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। मतदाता सूची में शामिल अन्य दोषों को भी समय रहते दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो इसमें डेथ हो जाती हैं उनका मतदाता सूची में नाम हटा दिया जाता है और जो नए बच्चे मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य हो जाते हैं उनको शामिल करा दिया जाता है। तो हर इलेक्शन से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है 6 महीने पहले और फिर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। सेकंड है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। समस्त देश तथा राज्य को पिछली जनगणना के आधार पर लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ये हमारे यहाँ 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार आज तक हमारे चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र बटे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन चुनाव क्षेत्रों में पुनर्गठन भी किया जाता है और चुनाव क्षेत्र को परिसीमित करने के लिए परिसीमन आयोग होता है। इस आयोग के 3 सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश और चुनाव आयोग का अध्यक्ष। चुनाव क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में इस आयोग का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा नामांकन पत्र भरना। मतदाता सूची भी तैयार हो गई और हमारे चुनाव क्षेत्र भी परिसीमित हो गई, तो तीसरा स्टेप होगा चुनाव की घोषणा हो जाने पर निर्धारित तिथियों को प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र भरते हैं। अलग अलग चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन पत्र निश्चित मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। अलग अलग पदों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की एक निश्चित धनराशि जमानत के रूप में भी जमा करनी होती है। यदि प्रत्याशी को कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 से भी कम भाग प्राप्त होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आपको आम भाषा में सुना भी होगा कई बार कि फलाने विधायक की, फलाने MP MLA की तो जमानत ही जब्त होगी। तो इसका जमानत जब्त का यही अर्थ होता है कि वो फार्म भरते वक्त जो है कुछ एक धनराशि होती है जो प्रत्याशी को जमा करवानी होती है और यदि उसे 1/6 से भी कम वोट प्राप्त होते हैं तो उसकी वह जमानत जब्त हो जाती, सरकार उसको वापस नहीं देती। अलग अलग पदों के लिए चुनावों के लिए आयु सीमा भी निश्चित की गई है। 1977 और 78 के जनप्रतिनिधि कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और अवैध संगठनों से संबंध रखने वाले व्यक्ति तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए दंडित व्यक्ति के नामांकन पत्र भरने पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट स्टेप होता है नामांकन पत्रों की वापसी। यदि कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने के पश्चात किसी कारणवश चुनाव लड़ना न चाहे तो वह निर्धारित अवधि से पहले अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। नामांकन वापस लेने पर उसकी जमानत राशि भी वापस कर दी जाती है। नामांकन पत्रों की जांच। जब नामांकन भर भी दिए जाते हैं, नामांकन पत्र भी किसी ने वापस लेना होता है, ले लिया होता है वापस, उसके बाद जो बचे हुए नामांकन पत्र होते हैं उनकी जांच की जाती है। नामांकन पत्रों की वापसी के पश्चात बचे हुए प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गहन जांच की जाती है।
नामांकन पत्र में सभी आवश्यक तथ्यों की जानकारी अंकित की होती है। यदि किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के योग्य घोषित कर दिया जाता है। वो फिर लिस्ट जारी हो जाती है। फिर प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में नेक्स्ट स्टेप होता है चुनाव प्रचार। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के योग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो वे अपने समर्थकों को साथ लेकर चुनाव अभियान आरंभ कर देते हैं। उससे पहले उनको चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह भी प्रदान करना होता है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद ही चुनाव प्रचार जो है वो अपना आरंभ करते हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव अभियान में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। इस हेतु जगह जगह अनेक सभाएं की जाती हैं। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन का सहारा लिया जाता है। घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है। चुनाव बैठकें और जुलूस निकाले जाते हैं। पोस्टरों का प्रयोग किया जाता है और समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाले जाते हैं। चुनाव राजनीतिक सरगर्मी का समय होता है। चुनाव में नए नए प्रचार के तरीके अपनाए जाते हैं। चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। फिर निर्वाचन अधिकारी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाने के लिए अनेक निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्र, विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव में ड्यूटी देना अनिवार्य सेवा में आता है और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस कार्य से इनकार नहीं कर सकता। मतदान केंद्र बनाना। मतदान कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में जगह जगह मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। मतदान केंद्र बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रहता है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मतदान केंद्र साधारणतः आस पास बनाए जाते हैं और ये आपने देखा भी होगा कि आपके गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं लगभग हमारे मतदान केंद्र वहीं बनाए जाते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, अन्य सहायकों की तैनाती की जाती है। मतदान। चुनाव आयोग द्वारा निश्चित तिथि को निर्धारित समय के भीतर मतदान कराया जाता है। यह चुनाव तैयारी का अंतिम दिन होता है। चुनाव वाले दिन सभी कार्यालय और व्यवसाय बंद होते हैं और सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है। मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों की सूची, जिसे मतपत्र कहा जाता है, पहले ही छाप दी जाती है, जिसे मतदाता गुप्त विधि से मतपत्र का उम्मीदवार के नाम अथवा चुनाव चिन्ह के आगे निशान लगाकर मतपत्र पर मतपेटी में डाल देता था। किंतु मतपेटी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने ले लिया है। 1998 से सीमित रूप में तो नहीं कह सकते, इस असीमित रूप में अब इस मशीन का प्रयोग होने शुरू हो गया है। यह प्रयोग सफल रहने पर अप्रैल मई 2004 से लोकसभा के चुनाव में इस मशीन का प्रयोग किया गया था। पुनः मतदान। यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदान के समय किसी प्रकार की अनियमितता हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता, मारपीट हो जाती, गोलियां वगैरह भी चल जाती, बूथ कैप्चरिंग की भी समस्या आ जाती हैं, तो चुनाव आयोग उस मतदान केंद्र पर हुए मतदान को रद्द कर सकता है और पुनः मतदान करने का आदेश दे सकता है। देश में समय समय पर संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान के आदेश दिए जाते हैं। इसका हमारा लास्ट स्टेप है मतगणना। चुनाव संपन्न होने के पश्चात एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रयुक्त मतदान मशीनों को एक स्थान पर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। निश्चित तिथि को उम्मीदवार उसके अभिकर्ताओं के समक्ष मतदान मशीनों में दर्ज मतों की गणना की जाती है। चुनाव के साधारण नियमों के अनुसार जो प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों की तुलना में अधिक मत प्राप्त करता है उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचित उम्मीदवार संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। चुनाव याचिका। यदि किसी प्रत्याशी को सफल प्रत्याशी के प्रति कोई शिकायत होती है तो उसके पास पुष्ट प्रमाण है तो चुनाव में सफल प्रत्याशी में अनुचित साधनों का प्रयोग किया तो वह उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि न्यायालय में यह सिद्ध हो जाए कि सफल प्रत्याशी ने जो भी जीता है प्रत्याशी उसने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और उसका स्थान खाली हो जाता है। चुनाव व्यय की प्रस्तुति। चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन के पश्चात सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ता है। चुनाव का हिसाब किताब न देने और गलत हिसाब किताब देने और निर्धारित राशि से अधिक धनराशि खर्च करने पर चुनाव रद्द किया जा सकता है। 1971 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर रद्द कर दिया था कि उन्होंने चुनाव में निर्धारित राशि से
अधिक धनराशि खर्च की थी। तो इस प्रकार की हमारी चुनाव की प्रक्रिया थी, जो मतदाता सूची से लेकर चुनाव व्यय की प्रस्तुति तक चलती है। स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रक्रिया चलती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही ख़त्म।